दोस्तों आज की मूवी एक ऐसी मूवी है जो रिलीज से पहले ही कंट्रोवर्सी का शिकार हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक थिएटर रिलीज से पहले फिल्म में 221 कट लगाने को कहा गया था, जो मेकर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। जिसके बाद इस फिल्म को ओटीटी पर रिलीज किया गया, वहां से भी इस फिल्म को हटा दिया गया और अब ये मूवी इंडिया में बैन है। दरअसल दोस्तों ये कहानी एक असली घटना पर आधारित है, शायद इसी वजह से इस फिल्म को लेकर इतना बड़ा बवाल खड़ा हो गया है। लेकिन सवाल यह है कि इस मूवी में ऐसा क्या दिखाया गया है जिससे इतना हंगामा मचा है। चलिए इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए शुरू करते हैं इस असली घटना पर आधारित कहानी को बिल्कुल शुरू से। इस फिल्म की शुरुआत 1995 से होती है, जहां हम कुछ पुलिस ऑफिसर को देखते हैं जो ऑन ड्यूटी शराब में धुत अपने साथी सविंदर की शादी और प्रमोशन की बात करते हुए गाड़ी को एक सुनसान जगह रोककर सारे कैदियों को बाहर निकालते हैं, जिसके बाद वो उन पर अनाधुन फायरिंग करके उन सबको मार डालते हैं। अब इसके बाद इनकी लाशों को सुतलार नदी में बहा दिया जाता है ताकि इनके खिलाफ कोई भी सबूत ना रहे। अब इसके बाद हम इस मूवी के मेन लीड जसवंत सिंह खालरा को देखते हैं, जो कि एक बैंक मैनेजर है और हमेशा बेकसूर लोगों के लिए लड़ते रहते हैं। अब यहीं पर एक ओल्ड कपल उनसे मिलने आते हैं और उन्हें बताते हैं उनका इकलौता बेटा कई दिनों से गायब है। अब ये सुनकर जसवंत सिंह उन्हें पुलिस स्टेशन जाकर मिसिंग रिपोर्ट लिखवाने की सलाह देते हैं। अब इसके कुछ देर बाद जसवंत की वाइफ पम्मी का उसे कॉल आता है, जो उसे बताती है कि जसवंत के दोस्त कृपाल की माँ गुरपेज भी अचानक कहीं लापता हो गई है। अब ये सुनते ही जसवंत तुरंत कृपाल के घर पहुंच जाता है, जहां उसे पता चलता है कि कृपाल की मौत के बाद गुरपेज हर रोज पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे के लिए इंसाफ मांग रही थी, लेकिन अब वो खुद ही गायब हो चुकी है। अब गुरपेज का नाम सुनते ही जसवंत को 6 महीने पुरानी वो रात की बात याद आती है, जब गुरपेज रोते हुए उसके घर आई थी और उसे बताया था कि कृपाल के साथ कुछ हो गया है, इसलिए तुम मेरे साथ चलो। अब इसके बाद जसवंत सिंह जब तुरंत उस जगह पर पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका दोस्त कृपाल खून से लथपथ सड़क पर मरा पड़ा है। अब इसके बाद कहानी वापस प्रेजेंट में आती है और जसवंत सिंह का फैसला करता है कि वो अब गुरपेज को हर हाल में ढूंढ कर रहेगा। इसीलिए यहीं पर वो सबसे पहले अपने पुलिस ऑफिसर दोस्त सतनाम के घर जाता है और उससे वहां से पता चलता है कि वो किसी जरूरी काम से बाहर गया है। जिसके बाद जसवंत सिंह सीधा पुलिस स्टेशन पहुंचता है, जहां लोगों के गायब होने की जगह सविंदर का प्रमोशन का जश्न बनाया जा रहा होता है। अभी देखकर जसवंत गुरपेज की लापता होने की बात सविंदर को बताता है, लेकिन सविंदर कहता है वो कृपाल की माँ उसका बेटा कृपाल तो एक टेररिस्ट था। जसवंत उससे कहता है कृपाल टेररिस्ट था या नहीं ये बात की बात है, लेकिन गुरपेज एक माँ है, इसलिए हर माँ का अपने बेटे के लिए इंसाफ मांगना कोई जुर्म नहीं होता। अभी सुनने के बाद भी सविंदर उसकी कोई मदद नहीं करता। जिसके बाद जसवंत हॉस्पिटल पहुंचकर गुरपेज को ढूंढने लगता है, लेकिन वहां भी उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं चलता। इसी दौरान उसकी मुलाकात सतनाम से होती है, जो जसवंत को इस मामले से दूर रहने की सलाह देता है, क्योंकि उसके हिसाब से इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज छुपा हुआ था। अब इसी राज का पता लगाने के लिए जसवंत सिंह शमशान घाट पहुंच जाता है, जहाँ वो शमशान घाट के एम्प्लॉय से लवालिस लाशों का रिकॉर्ड दिखाने को कहता है। अब यहीं पर शमशान घाट का एम्प्लॉय पहले जसवंत को रिकॉर्ड दिखाने से मना कर देता है, लेकिन काफी पूछताछ के बाद वो पुराने रजिस्टर उसके सामने रख देता है। जिसके बाद जसवंत जैसे ही रजिस्टर के पन्ने पलटना शुरू करता है, वैसे ही उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसमें लोगों का अंतिम संस्कार अननोन और टेरिस के नाम से दर्ज होता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि इनमें से ज्यादातर लाशों का अंतिम संस्कार उनके परिवार वालों को बिना बताए ही कर दिया गया था। लेकिन तभी जसवंत की नजर एक ऐसे नाम पर पड़ती है जिसे देखकर वो पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि उसी रजिस्टर में गुरपेज का नाम भी दर्ज होता है। अब जसवंत को समझ आता है कि ये सिर्फ गुमशुदगी का मामला नहीं, बल्कि यहाँ लोगों को गायब करके उन्हें अननोन या टेररिस्ट बताकर उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ताकि उनके खिलाफ कोई भी सबूत न बचे। अब ये सब देखने के बाद जसवंत तुरंत सतनाम के पास पहुंचता है और उसे रजिस्टर में गुरपेज का नाम मिलने के बारे में बताता है। और इस बार सतनाम समझ जाता है कि अब जसवंत को सच बताने का वक्त आ चुका है, इसलिए वो बताता है कि कृपाल की मौत के बाद गुरपेज रोज पुलिस स्टेशन जाकर अपने बेटे के बारे में पूछताछ करती रहती थी, लेकिन पुलिस हर बार उसे टाल देती थी। लेकिन एक दिन तंग आकर गुरपेज पुलिस के जीप के सामने खड़ी हो जाती है और उस जीप में डीसीपी सुजीत सिंह सुग्गा भी मौजूद होता है। अब गुरपेज यहाँ पर रोते हुए उससे सिर्फ इतना कहती है कि मुझे मेरा बेटा वापस चाहिए, या कम से कम मुझे ये बता दो कि उसके साथ क्या हुआ था। अब यहीं पर गुरपेज का बार बार सवाल उठाना सुग्गा को बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो अपने आदमियों के साथ गुरपेज को एक सुनसान जगह ले जाकर उसकी बेरहमी से पिटाई करता है और उसे मार डालता है। इसके बाद गुरपेज की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल ले जाया जाता है, लेकिन यहाँ डॉक्टर को पता चलता है कि गुरपेज की सांसें अभी भी चल रही हैं। अभी देखते ही पुलिस वाले उसे दोबारा अपने साथ ले जाते हैं, जिसके बाद वो उसे इस बार फाइनली मार कर ही वापस हॉस्पिटल लाते हैं। अब यहाँ पर डॉक्टर भी सब कुछ समझ जाते हैं, लेकिन पुलिस के डर की वजह से वो कुछ भी सच बोलने की हिम्मत नहीं कर पाते। अब ये सब सुनने के बाद जसवंत सतनाम से पूछता है कि जब तुझे इतना सा पता है तो तू ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देता। तभी सतनाम बताता है कि इस सिस्टम में पुलिस की नौकरी छोड़ना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि जो
जो भी ऑफिसर रिजाइन करने की कोशिश करता है वो या तो अचानक गायब हो जाता है या फिर उसकी मौत की खबर आ जाती है। अब जसवंत समझ जाता है कि इस सिस्टम में सिर्फ आम लोग ही नहीं बल्कि कई ईमानदार पुलिस ऑफिसर भी डरे हुए हैं। और इसके बाद घर पहुंचकर जसवंत सिंह ये सारी बातें अपनी बीवी पन्नी को बता देता है और उससे कहता है कि अगर अब भी किसी ने आवाज नहीं उठाई तो ना जाने कितने और बेकसूर लोग इसी तरह से गायब होते रहेंगे। अब इसके अगले दिन जसवंत एक लॉयर से मिलता है और उसे सारी बातें बता देता है, जिसे सुनने के बाद लॉयर कहता है सिर्फ इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, कोर्ट में हमें मजबूत सबूत चाहिए होंगे और शमशान घाट के रजिस्टर इस केस का सबसे बड़ा सबूत है। पर एक रजिस्टर से कुछ नहीं होगा, हमें और शमशान घाट के रजिस्टर के रिकॉर्ड चाहिए। अब इसके बाद जसवंत सिंह अलग अलग गाँव और शहरों के शमशान घाट जाकर उनके रिकॉर्ड्स को इकट्ठा करना शुरू कर देता है, जहाँ उसे कई ऐसे रजिस्टर मिलते हैं जिनमें सैकड़ों लोगों का अंतिम संस्कार अनजान या आतंकवादी के नाम पर किया गया होता है। अब यहीं पर लॉयर उसे बताता है कि सिर्फ रिकॉर्ड काफी नहीं होंगे, जिन लोगों को लापता करके मारा गया है उनके परिवार वालों को भी कोर्ट में आना होगा। अब ये सुनकर जसवंत एक एक करके सभी परिवार वालों से मिलना शुरू करता है और उन्हें समझाता है कि उनके अपने लोग टेररिस्ट नहीं थे बल्कि इस पूरे सिस्टम का शिकार बन गए थे, इसलिए हमें उन्हें इंसाफ दिलाना होगा ताकि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। अभी सबके बाद ये सभी लोग शुरू में पुलिस के डर की वजह से कोर्ट में आने से मना कर देते हैं, लेकिन जसवंत सिंह उन्हें हिम्मत देता है और धीरे धीरे सभी परिवार उसके साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और वहीं दूसरी तरफ सदनाम भी जसवंत की मदद कर रहा होता है क्योंकि वो गवर्नमेंट से कुछ ऐसी फाइलें और ऐसे रिकॉर्ड निकालता है जो इस केस को और भी मजबूत बना देते हैं। अब इसके बाद जब कोर्ट के सामने शमशान घाट के रिकॉर्ड्स और पीड़ित परिवार की गवाही रखी जाती है तब पहली बार इस मामले को सीरियसली लिया जाता है, जिसके बाद कोर्ट इस केस की जांच का ऑर्डर दे देती है। और कोर्ट के फैसले के साथ ही अब ये लड़ाई सिर्फ गुरप्रीत या उसके परिवार की नहीं बल्कि अब पंजाब के हजारों लापता लोगों की बन चुकी थी, जिसकी वजह से जसवंत सिंह का नाम पूरे पंजाब में फैल जाता है। जिसके बाद धीरे धीरे मीडिया भी इस मामले को उठाना शुरू कर देती है, जिसमें सरकार से सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन गवर्नमेंट और पुलिस साफ कह देती है कि उनके खिलाफ कोई भी पक्के सबूत नहीं मिले हैं। इसी बीच डीसीपी सुरजीत सिंह सुग्गा को तारंग तारंग का एसएसपी बना दिया जाता है, यानी जिस ऑफिसर पे सवाल उठा रहे थे उसी को और ज्यादा पावर दे दी जाती है। अब सुग्गा के आते ही लोगों के लापता होने के केसेस और भी ज्यादा बढ़ने लगते हैं। इसी दौरान 3 अलग अलग शमशान घाट के रिकॉर्ड सामने आते हैं, जहाँ करीब 2000 लोगों का अंतिम संस्कार अनजान या आतंकवादी के नाम पर किया जा चुका था। अभी देखकर जसवंत सिंह समझ जाता है कि ये किसी ऑफिसर का नहीं बल्कि पूरे सिस्टम का खेल है, इसलिए वो सुरजीत सिंह सुग्गा के खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी की मांग करता है। लेकिन जब उसकी बात नहीं सुनी जाती तब जसवंत कनाडा जाकर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन के सामने ये पूरा मामला उठा देता है, जिसमें जांच के दौरान पता चलता है कि सिर्फ 2000 नहीं बल्कि पूरे पंजाब से लगभग 25,000 लोग लापता हो चुके हैं, जिनके साथ भी शायद यही हुआ था। और इसी के साथ ये मामला सिर्फ इंडिया का नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी पहुंच चुका था, जिसकी वजह से सरकार पर अब दबाव बढ़ने लगता है। लेकिन दूसरी तरफ सुग्गा को पता चल जाता है कि जसवंत तक कई जरूरी जानकारियां सतनाम ने पहुंचाई थी, इसलिए एक रात वो अपने आदमियों के साथ सतनाम के घर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो उसके पूरे परिवार को मौत के घाट उतार देता है। अब इसके अगले दिन जब जसवंत को ये सब खबर मिलती है तो वो अंदर से टूट जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इसके पीछे कौन है, लेकिन उसके पास कोई सबूत नहीं था। इसी बीच पंजाब की सियासत में भी एक बड़ा धमाका होता है, क्योंकि एक ब्लास्ट में चीफ मिनिस्टर समेत 17 लोगों की मौत हो जाती है। अब इसके बाद पूरे सिस्टम पर सवाल उठने लगते हैं और इसी के साथ हालात और भी ज्यादा खराब हो जाते हैं। लेकिन इसी दौरान एक दिन जसवंत जब अपने घर के बाहर खड़ा होता है तभी एक लाल ओमनी वैन वहां आती है, जिसमें से कुछ लोग जबरदस्ती जसवंत को उठाकर अपने साथ ले जाते हैं। अब यहीं पर जसवंत का दोस्त संजीव उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक वो वैन वहां से निकल चुकी होती है। अब जसवंत के गायब होते ही उसकी वाइफ पम्मी उसके लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है, जिसके बाद सरकार और पुलिस पे लगातार दबाव बनाया जाता है, जिसमें पुलिस को 2 महीने का वक्त भी दिया जाता है। लेकिन 2 महीने बाद भी जसवंत का कोई पता नहीं चलता। अब आखिरकार ये केस सीबीआई को दे दिया जाता है और अब इस केस की जिम्मेदारी ऑफिसर समुंदर सिंह को मिल जाती है। अब इसके बाद जांच शुरू होते ही वो सबसे पहले पम्मी से मिलता है और जसवंत सिंह के केस से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारियां जान लेता है। अब इसके बाद वो 2 आई विटनेस संजीव और शुभम से पूछताछ करता है, जिसमें उसे शुभम से कुछ ज्यादा पता नहीं चलता, लेकिन संजीव से उसे पता चलता है कि जसवंत को उठाने वाले आम लोग नहीं बल्कि तरन तारण पुलिस स्टेशन के पुलिस वाले थे। इतना ही नहीं, वो उनमें से कई पुलिस वालों का नाम भी बता देता है। अभी सुनते ही समुंदर सिंह उन पुलिस वालों को पकड़कर उनसे पूछताछ करता है, लेकिन हैरानी की बात ये थी कि सबका बयान बिल्कुल एक जैसा होता है, जिसमें समुंदर सिंह समझ जाता है कि सबको पहले से ही एक कहानी याद करवाई गई है। अब इसके बाद जांच के दौरान समुंदर सिंह लाल ओमनी वैन के ओनर तक पहुंच जाता है, जहां उसे गाड़ी का ओनर बताता है कि हम गाड़ी रेंट पर देते हैं, इसलिए हम सभी लोगों का रिकॉर्ड रखते हैं, लेकिन जब पुलिस और बड़े ऑफिसर गाड़ी लेते हैं तो हम उन लोगों का रजिस्टर में कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखते। अब इतना सुनते ही समुंदर सिंह
सिंह उस लाल ओमनी वैन की तलाश करता है और इसी दौरान उसे पता चलता है कि वो ओमनी वैन समिंदर की शादी में मौजूद है। जिसके बाद समुद्र सिंह तुरंत वहां पहुंचकर समिंदर को गिरफ्तार कर लेता है, लेकिन समिंदर भी उसे यहाँ पर वही झूठ बोलता है जो बाकी पुलिस वाले उसे पहले ही बोल चुके थे। अब यहीं पर सविंदर कहता है 6 सितंबर को जब ये हादसा हुआ था तो मेरी ड्यूटी केहर सिंह के वहाँ लगी थी। अब इसके बाद समुद्र सिंह जब केहर सिंह से मिलता है, केहर सिंह उसे बताता है कि जिस लॉकअप में वो बंद था उसकी बगल वाली सेल में ही जसवंत सिंह था और उसने अपनी आंखों से सुरजीत सिंह सुग्गा को जसवंत सिंह को बेरहमी से पीटते हुए देखा था। इतना ही नहीं, वो एक और पुलिस वाले की पहचान बताता है और कहता है वो उस पुलिस वाले ने उसे खाना दिया था जिसकी आंखें हरी रंग की थी। अब इतना पता चलने के बाद सीबीआई को अब एक और नया सुराग मिल चुका था। अब इसके बाद समुद्र सिंह सीधा सुग्गा से मिलता है और उससे 6 सितंबर के बारे में पूछताछ करता है, लेकिन सुग्गा कहता है कि उस दिन वो चंडीगढ़ में था। तभी समुद्र सिंह समझ जाता है कि सुग्गा झूठ बोल रहा है। अब इसके बाद वो पम्मी से मिलकर उसको सब कुछ बता देता है और उससे कहता है कि मेरे पास 3 आई विटनेस हैं। अब इतना बोलकर वो यहाँ से चला जाता है। अब इसके बाद रात के टाइम सुग्गा पम्मी के घर पहुंचकर उसको धमकी देता है कि अगर जसवंत सिंह को जिंदा देखना चाहती है तो ये केस यहीं पे खत्म कर दे, लेकिन पम्मी उसके सामने नहीं झुकती है और उससे मना कर देती है। इसी बीच आईपीएस बिट्टा रिटायर हो जाता है और उसकी जगह आईपीएस वर्मा की पोस्टिंग हो जाती है। अब इसके बाद वर्मा आते ही सुग्गा को 7 दिन के अंदर जसवंत सिंह का पता लगाने का ऑर्डर देता है। अभी सुनते ही सुग्गा रिटायर आईपीएस बिट्टा के पास जाता है, लेकिन बिट्टा उससे कहता है कि सबसे पहले तीसरे आई विटनेस को ढूंढो और उसे खत्म कर दो। अब इसके अगले दिन ही केआर सिंह और उसके पूरे परिवार की हत्या कर दी जाती है। वहीं बाकी जो 2 आई विटनेस थे वो भी अचानक कहीं लापता हो जाते हैं। अब आखिरकार जब ये केस कोर्ट तक पहुंचता है तो गवाह न होने के बावजूद जसवंत सिंह के लॉयर शमशान घाट का रिकॉर्ड, गवर्नमेंट फाइल और पुलिस के साइन डॉक्यूमेंट कोर्ट के सामने रख देता है, जिससे साफ पता चलता है कि हजारों लोगों को अनजान और आतंकवादी बनाकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। अब सारे सबूत देखने के बाद कोर्ट सुरजीत सिंह सुग्गा समेत 5 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड करने का ऑर्डर देती है और इसी के साथ वो इस केस की जांच को जारी रखने को कहती है। अब इसके बाद समुद्र सिंह सुग्गा से मिलकर कहता है मैंने पहले ही कहा था एक दिन सच सबके सामने जरूर आएगा। अब ये सब देखकर सुग्गा पूरी तरह से टूट जाता है, जिसके बाद वो बिट्टू से मदद मांगने की कोशिश करता है, लेकिन बिट्टू उसका फोन नहीं उठाता है। अब कुछ ही देर बाद सुग्गा अपनी कार लेकर गुस्से में निकल जाता है, जिसके बाद समुद्र सिंह को खबर मिलती है कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन फिर यहीं पर बाद में पता चलता है कि ये एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड था। अब इसके बाद सुग्गा की अंतिम यात्रा में समुद्र सिंह की नजर उसी पुलिस वाले पर पड़ती है जिसकी हरी आंखें थी और इस बंदे का नाम कुलजीत सिंह था, जिसका जिक्र केहर सिंह ने किया था। अब इसके बाद समुद्र सिंह कुलजीत सिंह से पूछताछ करता है, जिसमें कुलजीत बताता है कि वो सुग्गा के घर गार्ड की ड्यूटी करता था और उसे इस पूरे मामले की काफी सच्चाई पता है। अब ये सुनकर समुद्र सिंह उसे गवर्नमेंट विटनेस बनने के लिए कहता है और कुलजीत मान जाता है, लेकिन जब उसे कोर्ट में पेश किया जाता है तब वो अचानक अपने बयान बदल देता है और इतना ही नहीं, वो यहाँ पर समुद्र सिंह पर पैसे देकर उससे झूठ बुलाने का आरोप भी लगा देता है, जिसकी वजह से समुद्र सिंह को इस केस से हटा दिया जाता है। लेकिन उसी रात कुलजीत को सपने में बुरी तरह से जख्मी जसवंत सिंह दिखाई देता है, जो उससे कहता है कि सिर्फ मैं ही नहीं मेरे ऐसे हजारों लोग इंसाफ का इंतजार कर रहे हैं जिसे तू इंसाफ दिला सकता है। अब ये देखकर अगले दिन कुलजीत दोबारा समुद्र सिंह के पास जाता है और कहता है इस बार मैं सच बोल कर ही रहूंगा, इसलिए तुम मुझे कोर्ट ले चलो। अब इसके बाद काफी कोशिशों के बाद उसे कोर्ट में दोबारा वापस गवाही के लिए ले जाया जाता है और इस बार कुलजीत कोर्ट के सामने पूरी सच्चाई बता देता है। वो बताता है कि 6 सितंबर को पुलिस ने प्लानिंग के तहत जसवंत सिंह को लाल ओमनी वैन में किडनैप किया था, जिसके बाद उसे कांग पुलिस स्टेशन में ले जाया गया था। वहीं सुरजीत सिंह सुग्गा ने जसवंत सिंह को बहुत ही बेरहमी से पीटा था, जिसके बाद उसे एक सीक्रेट लोकेशन पर ले जाकर उसके साथ लगातार टॉर्चर किया गया था। लेकिन इतनी यातनाओं के बाद भी जसवंत सिंह ने अपने केस वापस लेने से मना कर दिया था और फिर उसके बाद उसे बिट्टा के पास ले जाया गया था, जिसके बाद उसे दोबारा तारण पुलिस स्टेशन में ले जाया गया था। और वहीं जसवंत सिंह ने मुझसे कहा था हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है और वो उसी रोशनी के लिए लड़ रहा है। अब इसके थोड़ी देर बाद सुग्गू और बाकी पुलिस वाले कुलजीत को बाहर भेज देते हैं और इसी दौरान जसवंत सिंह की हत्या कर दी जाती है, जिसके बाद उसकी बॉडी को सल्लू नदी में फेंक दिया जाता है ताकि उसका कोई भी सबूत कभी ना मिल सके। अब इसके बाद फिल्म के एंड में बताया जाता है कि जसवंत सिंह की बॉडी आज तक कभी मिली ही नहीं, लेकिन इस केस में शामिल पुलिस ऑफिसर को आखिरकार उम्र कैद की सजा हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस मूवी की कहानी। आप लोगों की इस मूवी को लेकर क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सायोनारा।